हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टैलेंट एंड क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आज हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट 8 देखने जा रहे हैं। पार्ट 7 देख चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करके बताया था, जिसमें हमने ये बताया कि 2 पार्ट हम देख चुके हैं और अब थर्ड पार्ट देखना है, जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी होता है। कई बार इससे 5-5 नंबर के क्वेश्चंस भी आते हैं और बहुत छोटा एक ही टॉपिक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, दैट इज मेटलर्जी। अब इसी को हमें आज से शुरू करना है, तो इसको भी हम छोटे छोटे पार्ट में बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें और जो इसमें मार्क्स है आप आसानी से उसको गेन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ऑकरेंस ऑफ मेटल। मतलब मेटल कैसे पाए जाते हैं। तो कोई भी एलिमेंट, मेटल की तो बात हो रही है तो मेटल ही नहीं तो कोई भी एलिमेंट 2 तरह के स्टेट में पाए जाते हैं, या तो कंबाइंड स्टेट में या तो फ्री स्टेट। मतलब या तो वो किसी से अटैच होते हैं, किसी से रिएक्शन किए होते हैं, या अकेले होते हैं फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट में जनरली वो होते हैं जो लो रिएक्टिव वाले होते हैं, और कंबाइंड स्टेट जो हाईली रिएक्टिव होते हैं वो किसी न किसी से कंबाइन हो जाते हैं। जनरली जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो या तो क्लोराइड्स के फॉर्म में, या उसके ऑक्साइड्स के फॉर्म में, या कार्बोनेट्स के, या सल्फाइड्स में के फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो जनरली या तो क्लोराइड्स या ऑक्साइड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, और जो लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो जनरली या तो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं या तो अपने ऑक्साइड्स के रूप में पाए जाते हैं। जबकि बीच के जो कुछ मेटल्स होते हैं वो या तो कार्बोनेट्स फॉर्म में या सल्फाइड्स फॉर्म में। जैसे कि रिएक्टिव सीरीज आपने याद रखा है मेटल्स का, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि मेटल की बात कर रहे हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। तो ये जो मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है इसमें ये जो शुरू के हैं 5 ये हाईली रिएक्टिव माने जाते हैं। हाईली रिएक्टिव, ठीक है। ये जो होते हैं जिंक, आयरन, ये जो होते हैं जिंक और आयरन, वो जो होते हैं वो मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं। या फिर कहें तो जिंक, आयरन, लेड और कॉपर, इन चारों की बात करें तो इसमें मरकरी छूट गया आपका। ये जो 3 होते हैं और ये जो 2 होते हैं और फिर ये जो 3 होते हैं, इस तरह से कैटेगरी बनाई गई है। ये जो होते हैं ये लो रिएक्टिव होते हैं, और इन सब को, इन 5 को मॉडरेट रिएक्टिव में कंसीडर किया जाता है। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स, मतलब रिएक्टिव सीरीज जो है मेटल्स की उसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया: हाईली रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स एंड लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, ये जो होते हैं ये जनरली अपने क्लोराइड्स के फॉर्म में, जैसे उसमें की अगर बात करें तो पोटेशियम अपने क्लोराइड के फॉर्म में पाया जाता है, सोडियम है तो सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में पाया जाता है, कैल्शियम जो है कैल्शियम क्लोराइड के फॉर्म में, मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्म में, जबकि जो एल्युमिनियम है वो अपने एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स के फॉर्म में पाया जाता है। मतलब जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनमें मैक्सिमम जो हैं वो अपने क्लोराइड्स के फॉर्म में पाते हैं, जबकि
एल्युमिनियम जो है वो ऑक्साइड्स के फॉर्म में पाया जाता है, जबकि जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं या तो वो कार्बोनेट्स के फॉर्म में या तो सल्फाइड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, जबकि लेस रिएक्टिव मेटल्स या तो वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, अगर फ्री स्टेट में है तो उनको नेटिव स्टेट भी कहा जाता है, नेटिव स्टेट। तो या तो ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं या तो अपने ऑक्साइड्स के फॉर्म में। मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं या फिर ऑक्साइड के फॉर्म में। तो ये जो मेटल्स थे वो किस रूप में पाए जाते हैं, ऑकरेंस ऑफ मेटल मतलब किस रूप में मेटल्स पाए जाते हैं, तो या तो वो कंबाइंड स्टेट में या फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट में बहुत कम मेटल्स होते हैं, जबकि कंबाइंड स्टेट में काफ़ी ज़्यादा मेटल्स होते हैं, और वो किस फॉर्म में, या तो क्लोराइड्स या तो ऑक्साइड या तो कार्बोनेट या तो सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो जो हम लोग मेटल्स जिस फॉर्म में पाते हैं हम लोग अर्थ क्रस्ट से, उसको हम लोग कहते हैं मिनरल्स। मिनरल्स, पहले इसको इरेज कर लें। वेयर इज डस्टर? एक मिनट, थोड़ा दूर चला गया था, उसको पास बुलाना पड़ा है। अब हमें जो देखना है मिनरल्स एंड ओर्स, इन टर्म को समझ लें पहले। मिनरल्स एंड ओर्स, मिनरल्स किसको कहा जाता है और ओर किसको कहा जाता है? तो मिनरल्स मटेरियल जिस फॉर्म में मेटल या उनके कंपाउंड्स पाए जाते हैं, मतलब जो हमने बोला अभी कि जो मेटल्स होते हैं या तो कंबाइंड स्टेट या तो फ्री स्टेट में, यानी या तो क्लोराइड होता है उसका, या तो ऑक्साइड या तो सल्फाइड या तो कार्बोनेट, इस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो इन्हीं मटेरियल्स को मिनरल्स कहा जाता है, जिस फॉर्म में मेटल्स कंपाउंड्स हमें मिलते हैं नेचुरली, उसी को हम लोग मिनरल्स कहते हैं। मटेरियल्स इन विच मेटल्स आर फाउंड नेचुरली आर कॉल्ड मिनरल्स। तो फिर और किसको कहा जाता है? जैसे सोडियम जो है वो सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में पाया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड एक मिनरल है, ठीक है। तो जिस फॉर्म में मेटल पाया जाता है उसी को हम लोग मिनरल कहते हैं, नेचुरली जिस फॉर्म में पाया जाता है। और किसको कहा जाएगा फिर? तो जिस फॉर्म में मिनरल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, तो मिनरल से कुछ मेटल्स जो होते हैं वो इजीली और प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। जैसे ये पॉसिबल नहीं है कि हर मिनरल से हम लोग मेटल को आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकें, यानी निकाल सकें, अलग कर सकें। तो जिन मिनरल से हम लोग मेटल को प्रॉफिटेबली और चिपली मतलब सस्ते में और आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकें, उन मिनरल्स को ही ओर कहा जाता है। और किसको कहा जाएगा? तो मिनरल्स से, जैसे मान लीजिए सोडियम अगर कई फॉर्म में पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड फॉर्म में भी पाया जाता है और सोडियम ऑक्साइड के फॉर्म में भी पाया जाता है। अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड से ही सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसी को हम लोग इसका ओर कहेंगे, और ये एक बस मिनरल ही कहलाएगा, क्योंकि यहाँ से सोडियम को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं इजीली और प्रॉफिटेबली, तो इसको हम लोग ओर नहीं कहेंगे। और यहाँ से हम लोग इजीली और प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सोडियम को, तो उसको हम लोग ओर कहेंगे। मतलब ऑल द मिनरल्स फ्रॉम विच वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल प्रॉफिटेबली एंड इजीली आर कॉल्ड ओर। मतलब हर एक मिनरल जिससे हम उस मेटल को, उसके मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकें इजीली और प्रॉफिटेबली, मतलब आसानी से और सस्ते में, उससे हम लोग उस मिनरल को ही ओर कहते हैं। यानी हर एक जो ओर है वो एक तरह से क्या है? मिनरल ही है। ऑल द ओर्स आर मिनरल, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, सभी ओर क्या है? एक तरह से मिनरल्स ही हैं, लेकिन सभी मिनरल्स एक ओर हो ये जरूरी नहीं है। वही बस मिनरल्स ओर होंगे जिन मिनरल से हम लोग मेटल को अलग कर सकते हैं। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर
नॉट ओर्स। ये चीज़ याद रखेंगे कि जितने भी ओर्स होते हैं वो मिनरल्स होते हैं, लेकिन हर एक मिनरल ओर हो ये जरूरी नहीं होता है, क्योंकि कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनसे हम लोग मेटल को इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनसे हम लोग इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उन्हीं को हम लोग ओर कहते हैं, जिनसे अलग नहीं कर सकते हैं उससे ओर नहीं कर सकते। जैसे कुछ एग्जांपल लें तो सोडियम जिस फॉर्म में पाया जाता है उसको रॉक साल्ट कहा जाता है। उसका केमिकल नेम होता है ओर का नाम सोडियम क्लोराइड। और फार्मूला आपको अच्छे से पता ही है। ठीक, इसी तरह से जो एल्युमिनियम होता है, जो मेटल, वो बॉक्साइट उसके ओर को कहा जाता है, और उसका फार्मूला क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। फार्मूला होता है Al2O3 2H2O। इसी तरह से अगर बात करें हम जिंक की, तो जो जिंक है वो दो तरह के ओर्स के रूप में पाया जाता है, एक कैलामाइन और एक जिंक ब्लेंड। कैलामाइन को हम लोग जिंक सल्फाइड कार्बोनेट कहते हैं, जिंक कार्बोनेट। ठीक है, जबकि जिंक ब्लेंड को जिंक सल्फाइड कहते हैं। इसका जो फार्मूला होता है ZnCO3, जबकि इसका फार्मूला ZnS होता है। इसी तरह से और भी कुछ मेटल्स के ओर की अगर बात करें तो जैसे आयरन, तो आयरन जो होता है उसका ओर होता है जो हेमेटाइट। उसका जो फार्मूला होता है आयरन ऑक्साइड। आयरन उसकी वैलेंसी 2 होती है, इसमें ऑक्साइड Fe2O3। इसी तरह से और भी हैं, जैसे कापर का है, मरकरी का है। कई बार इसका याद रख लीजिएगा नाम, जैसे मरकरी का जो होता है उसको हम लोग सिनेबार कहते हैं, HgS होता है। कापर का कापर ग्लेंस, कापर क्यूपेराइट। इन सब के ओर्स का फार्मूला आप याद कर लेंगे तो अगर एग्जाम में उनका नाम ना देके कहे कि कापर ग्लेंस से या फिर सिनेबार से किस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो सिनेबार किसका है, आपका मरकरी का। मरकरी वाले को क्या कहते हैं हम लोग, सिनेबार। फार्मूला क्या होता है, HgS मरकरी सल्फाइड। इसी तरह से कापर का दो होता है, कापर क्यूपेराइट और कापर ग्लेंस, यानी कापर कार्बोनेट के फॉर्म में, कापर ऑक्साइड के फॉर्म में और कापर सल्फाइड के फॉर्म में। तो ये इस तरह से जो इसके ओर्स हैं कुछ उनके फार्मूले, तो ये आप एक टेबल बना के अच्छे से अगर याद कर लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। एक तो कंपटीशन के एग्जाम में भी ये बहुत बार पूछे जाते हैं, कुछ और दे देगा और पूछेगा इससे किस मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये हेल्प देने वाला। मतलब किसी भी तरह से आपको ये टेबल याद कर लेंगे तो काफ़ी मदद मिलने वाली है इस टेबल से आपको। ठीक है, अब हमने क्या समझा कि मेटल्स कैसे पाए जाते हैं, फिर ये हमने समझा कि मिनरल्स किसको कहा जाएगा और ओर कहा है। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। जिसको कहा जाता है मेटलर्जी। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल यानी मेटल्स को उनके ओर से एक्सट्रैक्ट करना। तो किसी भी मेटल को जब उनके ओर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो इसमें कई तरह के स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि 3 मेन स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। जिसको कहा जाता है एनरिचमेंट ऑफ ओर। दूसरा स्टेप, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल। और तीसरा स्टेप, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स।
अब किसी भी मेटल को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इन 3 स्टेप से होकर गुजरते हैं। अब इन 3 स्टेप्स में प्रोसेस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन स्टेप यही तीनों होते हैं। तो मेटलर्जी अगर पूछा जाए किसको कहा जाता है, तो द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। कई सारे वो स्टेप्स जो कि मेटल को उनके ओर से अलग करने में यूज होते हैं, उन्हीं स्टेप्स को हम लोग कहते हैं मेटलर्जी। द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। जो कई सारे स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं मेटल को उसके ओर से अलग करने में, इसी को हम लोग कहते हैं मेटलर्जी। तो अब ये 3 स्टेप्स जो हैं, इन तीनों स्टेप्स में क्या क्या होता है उसको ज़रा समझ लें। तो पहला स्टेप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर यानी एनरिचमेंट ऑफ ओर। तो इसमें क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में क्या किया जाता है कि जो ओर होता है उसमें मेन ओर का कंपोनेंट बढ़ाया जाता है। मतलब जैसे कहिए कि अगर साल्ट है, सोडियम क्लोराइड है, NaCl की बात करें तो ये रॉक साल्ट के फॉर्म में पाया जाता है, जैसे कि अभी हमने आपको बताया इस फॉर्म में पाया जाता है। तो जब अगर इसको अर्थ से हम निकालते हैं तो कुछ सैंड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, सॉइल भी हो सकता है, लाइम भी हो सकता है, मतलब कई ऐसे और भी चीज़ें इसके साथ मिल सकती हैं। तो उन चीज़ों को अलग करना जो हमारे काम की नहीं है, इसी को कहा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे हम लोग घर में चावल से भूसी को निकाल देते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा चावल है उसके कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, क्योंकि जो उसमें भूसी था वो हमारा यूज का नहीं था। तो जो हमारे यूज का नहीं था उसको अलग करना और जो हमारे काम का है उसका परसेंटेज बढ़ा देना ही क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर यानी एनरिचमेंट ऑफ ओर। मतलब उसका परसेंटेज बढ़ाना मेन ओर का, बाकी चीज़ों को हटाना। तो इन जो बाकी चीज़ें जो होती हैं जैसे कि जो सैंड है, लाइम है, माइका है, सॉइल्स हैं, सॉइल पार्टिकल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इन सभी को जो हमारे काम की नहीं है इनको कहा जाता है, एक टर्म से डिनोट किया जाता है गैंग। हैव यू हर्ड एवर अबाउट द टर्म गैंग? ऑफ कोर्स all of you have heard about the term gang. In your society there are so many gangs, बहुत सारे ऐसे गैंग हैं। तो वहाँ पे भी जो गैंग है उसको लोग अलग तरह से समझते हैं, लेकिन यहाँ पे जो गैंग है केमिस्ट्री में डिफाइन जो किया गया है, और वो जो गैंग है मेरी नज़र में तो दोनों सेम है। क्योंकि गैंग का मतलब क्या होता है, जब लोग गुट बनाकर ऐसे कामों को अंजाम देते हैं जो कि समाज में पसंद नहीं आते, उन्हीं को क्या कहता है, गैंग बनाकर घूम रहे हैं, बदमाशी करते हैं लोग। तो वो भी सोसाइटी के लिए अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं, और ये भी यहाँ पे हमारे लिए ओर्स के लिए अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं। तो इनको भी गैंग कहा जाता है। तो पहले स्टेप में हम लोग यही करते हैं, गैंग को ओर से रिमूव करते हैं। इम्प्योर जो हमारा ओर है उसको प्योर करते हैं, गैंग को हटाकर। जैसे समाज से अगर हम लोग बुरे लोगों को निकालना शुरू कर दे, बदमाशों को, तो उन बदमाशों को गैंग कहा जाएगा, जबकि अगर वो जब निकल जाएंगे तो इस पूरे प्रोसेस को ही कहा जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है। दूसरा, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल, मतलब जैसे कि अगर सोडियम क्लोराइड जो था इसको तो हमने एनरिच बना दिया, यानी इसका परसेंटेज ओर का बढ़ा दिया। अब अगला स्टेप जो होगा वो हमारा ये होता है कि सोडियम क्लोराइड से हम इसको सोडियम में चेंज करें, यानी ओर को उसके मेटल के रूप में। जैसे अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड है तो उसको एल्युमिनियम में चेंज करें, जिंक सल्फाइड है तो उसको जिंक में चेंज करें। इस प्रोसेस को ओर से उसके मेटल में चेंज करना ही हमारा
सेकेंड स्टेप होता है, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल। और इसमें कई तरह के स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, अलग अलग तरह के स्टेप्स, अलग अलग तरह के रिएक्टिविटी वाले मेटल्स का अलग स्टेप्स इन्वॉल्व होता है। जबकि तीसरा जो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, मतलब अब जो हमारा मेटल मिल गया है सोडियम, वो भी अभी उसमें कुछ इम्प्योरिटी अगर बच गई है तो उसको रिफाइन कर देना, यानी उसको अब फाइनली इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल बना देना ही हमारा होता है थर्ड स्टेप, यानी रिफाइनिंग ऑफ मेटल। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जिससे हम लोग मेटल्स को उनके ओर से अलग करते हैं, यानी एक्सट्रैक्ट करते हैं। यानी जो मेटलर्जी के 3 स्टेप्स होते हैं वो यही होते हैं। अब जो पहला स्टेप्स जो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, वो अलग अलग ओर में अलग अलग तरह से उसमें यूज हो सकता है। जैसे अगर वो डिपेंड करता है कि जो गैंग है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, यानी जो समाज में बदमाश लोग हैं वो किस तरह के हैं, डांट कर भगाए जा सकते हैं कि मार कर भगाए जा सकते हैं, कि पुलिस को बुलाना पड़ेगा कि गोली मारना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इस बात पे डिपेंड करता है कि उस गैंग की प्रॉपर्टी क्या है। यानी ये जो पहला स्टेप होता है वो डिपेंड करता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ गैंग, यानी जो गैंग है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है उस बात पे डिपेंड करती है कि इसमें कौन सा प्रोसेस यूज होगा। कई जगह विनोइंग हो सकता है, कई जगह फिल्ट्रेशन हो सकता है, कई जगह वॉशिंग हो सकता है, कई जगह मैग्नेटिक का यूज हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि इसमें कौन सा मेथड यूज होगा वो गैंग की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पे। अगर उसमें इम्प्योरिटी जो है वो सिंपली विनोइंग से हट सकती है तो विनोइंग यूज होगा, अगर वॉशिंग से हो सकती है तो वॉशिंग से यूज होगा, जिस प्रोसेस से फिल्ट्रेशन से हो सकता है तो फिल्ट्रेशन से होगा। मतलब ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसेस उसमें यूज होगा, तो वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो गैंग है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसेस उसमें यूज होना है। उसी तरह से दूसरा जो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल, ये भी डिपेंड करता है कि मेटल कैसा है, हाईली रिएक्टिव है कि मॉडरेट रिएक्टिव है कि लेस रिएक्टिव है। इस बात पे भी ये भी स्टेप बदल जाता है। हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए कुछ और, मॉडरेट रिएक्टिव के लिए कुछ और लेस रिएक्टिव मेटल के लिए कुछ और हो जाता है। और रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग लगभग सभी में सेम होता है। तो अब ये पूरे प्रोसेस थे जिससे हमें ओर को चेंज कर सकते हैं उसके मेटल में, ये स्टेप्स थे। अब हमें उन तीनों को यानी हाईली रिएक्टिव मेटल्स को, मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स को और लेस रिएक्टिव मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उनको देखना है। तो उनको हम लोग तीनों को सेपरेट वीडियो में देखेंगे ताकि आसानी से और डिटेल में हम लोग उसको समझ सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।